हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। व्हाट्सअप, आई एम मृदुला कौशिश, योर बायोलॉजी टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। गुड थिंग्स कम फॉर दोज हु वर्क। सो गाइस, वर्क करते रहिए, काम करते रहिए, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल के अंदर की चीज़ों के बारे में, मतलब सेल के अंदर क्या क्या सिचुएटेड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द साइटोप्लाज्म। देखो बच्चों, कोई भी सेल है ना, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। सेल के अंदर का सारा फ्लूइड कंटेंट साइटोप्लाज्म कहलाता है। ऑल द पार्ट्स टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। नाउ अब साइटोप्लाज्म किससे मिल मिलकर बना हुआ है ये हम देखेंगे। It contains a mixture of water and soluble inorganic and organic compounds and various organelles। देखिए, जो साइटोप्लाज्म है अब वो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज को अपने अंदर अलाउ करता है रहने के लिए। ठीक है, तो ये इनके ऑर्गेनेलीज के फंक्शन में भी मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो साइटोप्लाज्म के अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे वाटर एंड द सोल्यूबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखो बच्चों, अब जो साइटोप्लाज्म है, अब इसके फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी ये सेल है ना, देखो ये जो सेल है, सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, ये ऑर्गेनेली हो गई, ये ऑर्गेनेली है, ये हमारी ऑर्गेनेली है, ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर लाए करती हैं वो अपने अपने परफॉर्म करेंगी ना फंक्शंस। तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंटेन्ड इन इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ओके, सो ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया। सो इन ऑल समराइज वे में हम कहेंगे साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड द सेल ऑर्गेनेलीज। चलिए, अब साइटोप्लाज्म के बाद बारी आती है हमारे न्यूक्लियस की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो न्यूक्लियस है वो हमारा हेड क्वार्टर ऑफ द सेल है। ठीक है, न्यूक्लियस को हेड क्वार्टर ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है ये मैं अब आपको बताने वाली हूँ। देखो बच्चों, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, वो हमारी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन मतलब कि अब न्यूक्लियस हमारा दो मेम्ब्रेन से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहले तो हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेली है जो कि स्फेरिकल शेप की होती है और बहुत ज़्यादा डेंस होती है बच्चों। ठीक है, अब न्यूक्लियस की डेंसिटी का कारण क्या है वो हम अब जाके देखेंगे। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो मेम्ब्रेन से मिलकर के बना हुआ है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों पोरस होती है, उसके अंदर हमारे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियर पोर। अब ये न्यूक्लियर पोर क्या काम करेंगे? न्यूक्लियर पोर सब्सटेंसेस को एंटर एंड लीव करने में मदद करेंगे। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है, मान लो उसको साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाना है, तो किसी भी सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर आने के लिए न्यूक्लियर पोर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा फंक्शन हो गया न्यूक्लियर पोर का। ठीक है, नाउ इट कंटेन्स नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहेंगे। और वो क्रोमेटिन फाइबर बच्चों क्या कंटेन करेंगे? वो डीएनए को कंटेन करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीएनए के क्या फंक्शंस होते हैं? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक करेक्टरिस्टिक्स पहुंचाना। ओके, चलो हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। बच्चों, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, देखो न्यूक्लियस अब क्या करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर है तो मतलब कि ये सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। सो इट रेगुलेट्स द फंक्शंस ऑफ द सेल। अब देखो बच्चों, अगर न्यूक्लियस को निकाल दिया जाएगा तो ऑब्वियसली हमारी सेल मर जाएगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस हेड क्वार्टर है जो सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो जब इसे ही निकाल देंगे तो हमारी सेल तो फिर मर ही जाएगी।
अब देखो बच्चों, आपको मैं एक समराइज से मैं बताती हूँ। न्यूक्लियस के अंदर क्या कंटेंट है? क्रोमोसोम, ठीक है। देखो अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर कंटेन्स हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर कंटेन है डीएनए, एंड डीएनए के अंदर हमारा कंटेन है जीन, ठीक है। एंड जीन जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। ओके बच्चों, तो अब हमने क्या देखा? न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कंटेन डीएनए, एंड डीएनए कंटेन जीन्स। तो इस तरीके से न्यूक्लियस हमारी इंफॉर्मेशन की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। देखो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों, इसमें आपको न्यूक्लियस के जो फंक्शंस हैं ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताए गए हैं। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर्स। देखो बच्चों, न्यूक्लियस है ना हमारा, जैसे न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स कंटेंट हैं, और ये क्रोमोसोम किससे मिल करके बने हुए हैं? ये क्रोमोसोम बच्चों दो चीज़ों से मिल करके बने हुए हैं, एक तो डीएनए से एंड एक प्रोटीन से, ठीक है। अब जो डीएनए है ना हमारा, डीएनए जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है ना सेल को बनाने की, सेल को ऑर्गेनाइज करने की, वो इन्फॉर्मेशन हमारी डीएनए के अंदर कंटेंट होती है, ठीक है। और डीएनए के जो हम फंक्शनल सेगमेंट की बात करें तो जीन इज़ द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। जीन हमारा क्या हो गया? डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट। सो क्रोमोसोम्स ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो डीएनए में जीन हुआ, अब डीएनए ने क्या किया? इन्फॉर्मेशन को पेरेंट से लेकर के ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफ़र किया। ये डीएनए था कहाँ पे? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ था? न्यूक्लियस में। तो इससे हमें पता लगा कि न्यूक्लियस जो है वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है, तो इसलिए न्यूक्लियस का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, क्रोमोसोम होता है ना वो एक्चुअल में क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता नहीं है। कोई भी हमारी नॉन डिवाइडिंग सेल अगर होगी, कोई भी मान लो आप ये हमारी नॉन डिवाइडिंग सेल है, तो इसके अंदर बच्चों क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होगा? क्रोमेटिन प्रेजेंट होगा। क्रोमेटिन होता क्या है? क्रोमेटिन एक तरीके का एंटेंगल्ड मास होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का, वो ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बनाता है, और वो क्रोमोसोम कब बनाएगा? जब सेल डिवाइड करेगी, ठीक है बच्चों। हमने क्या देखा कि जब सेल डिवाइड करेगी तब हमारा जो क्रोमोसोम होगा वो जा कर के हमारा क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेटिन में, ठीक है बच्चों। अब आपको समझ आ गया? तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम है वो हमारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। ओके, न्यूक्लियस के फंक्शंस बच्चों याद कर लेना। नाउ अब बारी आती है, देखो ऑर्गेनेलीज, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेली होती है, यहाँ ऑर्गेनेली, वहाँ ऑर्गेनेली, एक्चुअल में ऑर्गेनेली है क्या? अब हम समझेंगे कि ऑर्गेनेली होती क्या है। देखो बच्चों, जो हमारी बॉडी है, मान लो कि हमारी बॉडी है, ठीक है। हमारी बॉडी किससे मिलकर के बनी हुई है? ऑर्गन से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स काम करते हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर बच्चों क्या काम करेगी? ऑर्गेनेली काम करेगी, ठीक है। हमारी बॉडी में ऑर्गन्स एंड सेल के अंदर ऑर्गेनेली। अब ऑर्गेनेली की एक डेफिनेशन देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनेली इज अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर दैट हैज़ वन और मोर स्पेसिफिक जॉब टू परफॉर्म इन द सेल मच लाइक एन ऑर्गन डज इन द बॉडी, ठीक है। अब कोई भी आपसे ऑर्गेनेली पूछेगा तो आप उन्हें अच्छे से बता पाएंगे ना? बस आपको इतना बताना है कि जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स काम करते हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो उसके फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। देखिए अब आपको मैंने यहाँ पे ऑर्गेनेलीज के बारे में बताया है समराइज वे में। टाइप ऑफ ऑर्गेन जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स, ये हमारी हो गई टाइप्स ऑफ द सेल ऑर्गेनेली। लेट्स स्टार्ट। तो अब हम एक एक करके सारी सेल ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात आती है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों
ट्यूब्स से और शीट्स से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमने यहाँ पे देखा, देखो बच्चे बहुत सारी ऐसे ट्यूब्स दिख रही है ना आपको, ये देखो ये ट्यूब रही, ये हमें ट्यूब दिख रही है, यहाँ पे हमें ट्यूब दिख रही है, बहुत सारी ये ट्यूब्स जो हमें दिख रही है ना, ट्यूब्स और शीट्स, ये सब क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे जा कर के हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं दो पार्ट्स में। एक तो हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RER बोल देते हैं, और एक हमारा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम कहते हैं SER। अब डिफरेंस क्या है बच्चों, जो राइबोसोम्स है ना, राइबोसोम्स आर द मेन डिफरेंस विच डिवाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो बच्चों, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ है, तो ऑब्वियसली इसके अलग अलग फंक्शंस भी होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, देखो आपने प्रीवियस स्लाइड में एक और चीज़ देखी होगी कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं। न्यूक्लियस से ये देखो ऐसे कॉन्टिन्यूस होके एक्सटेंशंस नहीं निकल रही बच्चों, देखो ये देखो, ये देखो, ये न्यूक्लियस से कॉन्टिन्यूस होके निकल रही है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड एंड इनसाइड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों कैसे जुड़ा होगा, अंदर से तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होगा और बाहर से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होगा, ठीक है। अब हम इसका एक फंक्शन देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हमें मदद करेगा, ठीक है। ये सेल है बच्चों, सेल के अंदर कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है, इधर उधर किसी ऑर्गेनेली को कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन का काम हमने किसको दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिया है, ठीक है। अब बच्चों ये हमारा ना फ्रेमवर्क की तरह काम करता है सेल के, और बहुत सारी जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है ना, उसके लिए हमें सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज अ फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दो टाइप्स का होता है, स्मूथ एंड रफ। जो स्मूथ होता है ना, उसके पास राइबोसोम्स नहीं होते, एंड रफ के पास राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या होता है बच्चों, राइबोसोम का हमारा काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ठीक है। जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस है ना, वो राइबोसोम करता है। तो इस वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला होगा, वो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब आती है मीम की बारी, स्किपिंग क्लास बिफोर एंड स्किपिंग क्लास नाउअडेज। देखो बच्चों, टाइम कोई भी हो, क्लास तो स्किप होगी ये तो आप सब जानते ही हो। तो पहले के ज़माने में ऐसे होती थी, आजकल ये हो रहा है, पर ये बात गलत है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग कभी मीम देख के क्लास स्किप करना शुरू कर दो हैं और फिर मेरा नाम लगा दो, ऐसे क्लास स्किप नहीं करनी है, क्लास आपको कंप्लीट अटेंड करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सो जॉक्स अपार्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस, ठीक है। देखो बच्चों, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो हमारी मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस में मदद करता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है ये हमारी मेम्ब्रेन के किस में मदद करता है, फॉर्मेशन में मदद करता है, मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है, ठीक है। अभी मेम्ब्रेन को बनाने का काम करेगा कैसे बच्चों, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका काम तो हो गया सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका काम हो गया प्रोटीन की सिंथेसिस एंड प्रोटीन की सिक्रीशंस, ठीक है। और जो हमारी बच्चों मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, हमारी हो गई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ये किससे बनी हुई है, ये हमारी बनी हुई है लिपिड से प्लस में प्रोटीन से, ठीक है। बच्चों ये जो लिपिड होते हैं ना, ये एक तरीके के कौन से होते हैं, फोस्फोलिपिड होते हैं, ठीक है। फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से हमारी जो मेम्ब्रेन बनी हुई है, तो इसमें ये लिपिड एंड प्रोटीन कहाँ से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो ये कहाँ से आएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बच्चों क्या करेगा, ये तो कहेगा भाई मेरे से आप लोग लिपिड ले लो, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो प्रोटीन की सिंथेसिस और सिक्रीशन में मदद करेगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स कवर हो गए। उसके बाद जो बच्चों देखो, मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस तो हमने कर ली। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लीवर सेल होती है ना, उसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन के फंक्शंस परफॉर्म करना, ठीक है। तो लीवर सेल इज़
ग्रुप ऑफ एनिमल जिन्हें वर्टिब्रेट कहते हैं ना बच्चों, वर्टिब्रेट, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग भी एक तरीके के वर्टिब्रेट्स ही हैं। आप लोग ये मतलब डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ोगे क्लासिफिकेशन के अंदर, हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बच्चों, लीवर सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे पॉइजन्स और ड्रग्स को। देखा अब आपने सेल का कितना इंपॉर्टेंट काम हुआ। liver is the detoxification center and the detoxification is carried out by the smooth endoplasmic reticulum। ठीक है बच्चों, आ गया समझ। डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन अब किसने परफॉर्म किया, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने परफॉर्म किया। अब बारी आती है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब बच्चों इसमें आपको यही बताया गया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होती है, जो मैंने आपको डायग्राम में डिस्क्राइब भी किया था। उसके बाद बात आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, जो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं ना लिपिड वाले, उसके सिंथेसिस कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, इससे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट होता है। अब हम इसको अगर समराइज वे में मैं आपको फटाफट से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की समरी बता देती हूँ। ठीक है, देखो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस की एक्सटेंशन थी उस दो तरीके की थी, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले के फंक्शंस मेनली कंसीडर्ड जो होते हैं वो लिपिड सिंथेसिस से होते हैं, रफ के फंक्शंस जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस से होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम हमने यहाँ पर अभी देख ही लिया है। ठीक है, ये हमने देख लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सारा डायग्राम। तो अब हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट इट्स टाइम फॉर द गोल्जी अपरेटस, जो कि हमारी है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली। देखो बच्चे से डिस्कवर किसने किया, सर कैमिलियो गोल्जी। ठीक है, गोल्जी ये हमारे हैं गोल्जी अंकल। ओके, सर कैमिलियो गोल्जी ने इसे 1898 के अंदर डिस्कवर किया था। ठीक है, देखो बच्चों जो गोल्जी अपरेटस है ना, ये देखो आपको दिख रहे हैं ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ये देखो एक और सैक हमारा, ये हमारा हो गया तीसरा सैक। ठीक है, ये जो ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर से गोल्जी अपरेटस बच्चों बनी हुई है ना, ये देखो इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। ठीक है बच्चों, इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे सिस्टर्ने। सर कैमिलियो गोल्जी ने जो डिस्कवर किया था गोल्जी अपरेटस, ये हमारा उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बात आती है कि गोल्जी अपरेटस के हम करेक्टरिस्टिक्स एंड उसके फंक्शन देख लेते हैं। देखो बच्चों, जो हमारा वहाँ अभी हमने पढ़ा ना हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही एक्सटेंड होकर हमारी बनती है गोल्जी अपरेटस। ओके, समझ आ गया। द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी अपरेटस हैव एन कनेक्शन, गोल्जी अपरेटस की मेम्ब्रेन का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्शन है। और आगे आप 11th क्लास में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, आप 11th क्लास में पढ़ने भी वाले हो। ठीक है, वहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। अभी आपको क्या देखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक्सटेंशन है हमारी गोल्जी अपरेटस। तो जो भी मटेरियल बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होगा ना, वो पैकेज कहाँ पर होगा, गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस में क्या होगा बच्चों, उस मटेरियल की पैकेजिंग होगी। ठीक है, कोई भी मटेरियल है वो सिंथेसाइज हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसकी पैकेजिंग हमारी हुई गोल्जी अपरेटस में, और उसके बाद उसको जहाँ भी जाना होगा, जिस भी टारगेट पर जाना होगा, गोल्जी अपरेटस से डिस्पैच कर देगा। जैसे आप लोग अमेज़न से कुछ भी मंगवाते हो ना, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन सब से वैसे लिखा नहीं आता वहाँ पे डिस्पैच ये वही वाला डिस्पैच है। ओके, गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, जो भी मटेरियल था उसको पैकेजिंग करेगा एंड उसको डिस्पैच कर देगा। ओके, देखो अब हम देखते हैं गोल्जी अपरेटस की करेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देखो ये सिस्टर्ने थे ना, हमने अभी सिस्टर्ने के बारे में पढ़ा था, सैक लाइक स्ट्रक्चर से। देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो सिस्टर्ने है ना सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसके बच्चों दो फेस होते हैं, एक तो हमारा सिस फेस और एक ट्रांस फेस। ठीक है, जो सिस फेस होता है ना वो तो रिसीविंग फेस होता है, और जो ट्रांस फेस होता है ना बच्चों वो सप्लाइंग फेस होता है। देखो अब इसे याद कैसे करना, ट्रिक बताती हूँ एक, ऐसा ना याद नहीं होती, भूल जाते हैं ना। हाँ मैं समझती हूँ चलो ट्रिक सुनो। देखो सिस रिसीविंग, स नहीं आ रहा दोनों में, देखो ऐसे सिस फेस रिसीविंग फेस, ट्रांस फेस सप्लाइंग फेस। देखो रिसीविंग का मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोडक्ट आया वो सिस फेस में आकर के रिसीव होगा, और ट्रांस फेस से वो डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे रिसीविंग फेस बोलेंगे एंड इसे बोलेंगे सप्लाइंग फेस।
देखो बच्चों, मटेरियल आया, निकल तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सीधा भी सकता था, पर वो अब गोल्जी अपरेटस के पास आया, तो ऑब्वियसली भगवान ने उसको कुछ काम दिया होगा तभी वो इसके पास आया है। तो गोल्जी अपरेटस का काम क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है ये आपको। स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। बच्चों इसके बारे में ना क्वेश्चन सच बताऊँ तो 11th क्लास में भी गोल्जी अपरेटस आएगा, और आपके नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। गोल्जी अपरेटस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने क्या काम किया, स्टोरेज का काम किया, मॉडिफिकेशन का काम किया, जो मटेरियल आया उसे स्टोर किया, उसे मॉडिफाई किया, उसके बाद उसे पैक कर दिया, एंड पैक करके उसको डिस्पैच कर दिया, उसको निकाल दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्जी एपरेटस का, जो इसका एक तरीके से आप डिस्क्राइबिंग फीचर भी कह सकते हो। ओके, देखो बच्चों, गोल्जी अपरेटस का एक और काम है, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपलर शुगर। जो सिंपल शुगर थी ना, उससे इसने किस में मदद किया, फॉर्मेशन में, कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन में हमें मदद किया। ठीक है, इसका नेक्स्ट फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स। ये हमारी लाइसोसोम्स के सिंथेसिस में भी मदद करता है। लाइसोसोम भी बच्चों एक तरीके की हमारी सेल ऑर्गेनली होती है, जो हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बच्चों देखो, हमारा आपने स्पर्म के बारे में तो सुना ही होगा। स्पर्म के ऊपर बच्चों एक ना ट्रायंगुलर ऐसे कैप होती है, इस कैप का नाम हमारा होता है एक्रोजोम। ठीक है, ये जो हमारी कैप होती है स्पर्म के ऊपर, ये जो एक्रोजोम होती है बच्चों, इसे कौन बनाता है, इसे हमारा बनाता है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, देखो गोल्जी अपरेटस कितना इंपॉर्टेंट है ना, गोल्जी अपरेटस से कितने काम पढ़ लिए। गोल्जी अपरेटस ने क्या किया, जो एक्रोजोम थी स्पर्मेटोजोआ की, उसके सिंथेसिस में भी इसने मदद किया। ठीक है, अब फटाफट से समराइज वे में देख लो गोल्जी अपरेटस को। ठीक है, समराइज वे में हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं गोल्जी अपरेटस में। देखो गोल्जी अपरेटस का ये हो गया स्ट्रक्चर, जिसमें सैक हैं, सिस्टर्ने हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए हमारे गोल्जी अंकल, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया, इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हमें दी। उसके बाद मेम्ब्रेन हमने देख ली गोल्जी अपरेटस की कैसे कनेक्ट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होती है गोल्जी अपरेटस की मेम्ब्रेन। कोई भी चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस होकर कहाँ जाएगी, गोल्जी अपरेटस में जाएगी। गोल्जी अपरेटस में क्यों जाएगी, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। मैं बार बार कह रही हूँ बच्चों, ये कुछ भी हो जाए, ये फंक्शन नहीं भूलना है गोल्जी अपरेटस का। सो मूव फॉरवर्ड। आज की स्लाइड्स सारी कंप्लीट होती हैं बच्चों। आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा, गोल्जी अपरेटस के बारे में देखा, साइटोप्लाज्म के बारे में देखा, एंड न्यूक्लियस के बारे में देखा। ठीक है, हम सारी सेल ऑर्गेनलीज को भी डिस्कस नहीं किया, बची हुई फर्दर क्लास में डिस्कस होंगी। अभी बच्चों जितना भी आपने डिस्कस किया है उसके आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इस बात में कंजूसी नहीं करनी। ओके, नोट्स बनाने हैं, आलस बिल्कुल नहीं चलेगा बच्चों। उन नोट्स को बनाओगे आप, और आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है। आई एम रिपीटिंग, एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आपको फुल 100 स्कोर करना है ना, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ओके बच्चों, बाय, टाटा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।